Combination helps us in solving problems where arrangement is irrelevant and only selection matters. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 6 of class 11, that is permutation and combination. And in today's session, particularly we are going to study about combinations. So as I have told you in our previous session of this chapter कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और हमने सबसे पहले फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग को देखा था. नेक्स्ट इन अवर रीसेंट सेशन हमने परमुटेशन को कवर किया था, उसका डेरिवेशन देखा था और देखा था कि कैसे हम फैक्टोरियल नोटेशन की मदद से एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट को हम सिंपल वर्ड्स में या सिंपल 2-3 लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में. तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इसमें सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, आपका अरेंजमेंट इररेलेवेंट हो जाता है. ठीक है, तो परमुटेशन में हमारा क्या था कि हमको सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था अगर आपको याद हो परमुटेशन वाला, उसमें हमने क्या किया था, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स अगर आ जाती हैं तो उस समय हम परमुटेशन यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग थिंग्स कैसे निकालते हैं वो डील किया था. और उसमें हमने क्या निकाला था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको n वेज में हमको अगर अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल आता था. और अगर वो सिमिलर काइंड के होते थे तो अगर सपोज P1 काइंड या P2 काइंड या P3 काइंड के होते थे तो नीचे हम क्या करते थे, n फैक्टोरियल बाय P1 फैक्टोरियल बाय P2 फैक्टोरियल और P3 फैक्टोरियल करते थे. अब कॉम्बिनेशन का मैंने इंट्रो में ही आपको बताया कि अब जो हम प्रॉब्लम्स डील करने वाले होंगे उनमें आपका अरेंजमेंट इररेलेवेंट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ अब हमको सिलेक्शन से मदद मिलने वाली है. मतलब यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनने वाले. अब आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर मैं एक रूम की बात करूं जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनका हैंडशेक हम करवा रहे हैं, तो इन हाउ मेनी वेज 10 पीपल कैन हैव हैंडशेक विद ईच अदर. तो देखो, जब आप हैंडशेक की बात करोगे, ये हमको अभी सॉल्यूशन पे नहीं आना, हमको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि क्यों अरेंजमेंट इररेलेवेंट हो रहा है. तो जब आप हैंडशेक की बात करोगे और 2 बंदे आपके हैंडशेक कर रहे हैं तो आप हैंडशेक को एक ही काउंट करोगे इररेलेवेंट ऑफ द थिंग दैट पर्सन ए और पर्सन बी हैंडशेक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आपका जो सिलेक्शन बन रहा है वो एक ही बनेगा, क्योंकि कोई भी 2 आप बंदे उठा लो उनका हैंडशेक एक ही काउंट होगा. आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, नहीं तो और हम देखते हैं, जो ये एग्जांपल ही मैंने दिया हुआ है हैंडशेक वाला ही यहाँ पे. तो देखो 12 पर्सन्स, मैंने 10 बोला था, 12 लोग हैं, ठीक है, इन अ रूम एंड ईच शेक्स हैंड विथ ऑल द अदर्स. तो वो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं. हाउ डू वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ हैंडशेक्स? X shaking hands with Y and Y with X will not be two different handshake, जो मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि अगर 2 पर्सन है और दोनों ने हैंडशेक किया तो X Y के साथ करे, Y X के साथ करे, वो एक ही काउंट होगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अरेंजमेंट किस तरीके से हमारा इररेलेवेंट हो जा रहा है. नाउ हियर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर यानी कि अरेंजमेंट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है. There will be as many as handshakes. There are combinations of 12 different things taken 2 at a time. यानी कि अगर ये चीज को मैं निकालना भी चाहूँ तो क्या आएगा, 12C2 आएगा. ठीक है, P2 नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि P2 में हम क्या करेंगे, X और Y के हैंडशेक को Y का X के साथ हैंडशेक को अलग कर देंगे. तो अब ये 12C2 आएगा. C2 को कैसे डिफाइन करना वो मैं आगे बताऊंगा, तो अभी क्लास समझ लो. 12C2 आएगा. अगर किसी बंदे को ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो भाई दूसरा समझो कि 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल. अब कोई सर्कल है, आपका नया पेज लेते हैं, ठीक है, कोई सर्कल है, 7 पॉइंट है उसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स पेयर वाइज? देयर विल बी एज मेनी एज कॉर्ड्स एज देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 at a time. नाउ वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n different objects taken at a time denoted by NCR, जो मैं आपको बताया. तो वहां पे P करते थे, यहाँ पे NCR होगा. तो देखो जैसे ये वाले में किसी को हैंडशेक वाला नहीं, तो भाई 2 पॉइंट से आप कॉर्ड बनाओगे. सपोज ये A1 पॉइंट है, A2 है, तो कॉर्ड तो आपका C1 एक ही बनेगा ना. आप यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो या यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो, A1 को A2 से करो या A2 से A1 करो, आपका कॉर्ड तो एक ही बनने वाला है ना. इन द सेम मैनर अगर A3 A4 में इसको बोल दूं, ठीक है, और इसको A5 A6 बोल दूं और इसको A7 बोल दो, तो ये वाला कॉर्ड भी A3 को A4 से ज्वाइन करो या A4 को A3 से, एक ही बात है. सिमिलरली A5 और A6 की मैं बात करूं तो A6 को A5 से, A5 को A6 से करो, एक ही बात है, कॉर्ड 3. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन जब हम ये बना रहे हैं तो हमारे अरेंजमेंट का कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो यही हमारा क्या कहना चाह रहा था
यही हमारा कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन का, कि जब ऑर्डर इररेलेवेंट हो जाए आपका, कि क्या अरेंजमेंट उससे आपको लेना देना ही ना रहे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या रह जाए, सिलेक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जनरली मैथ्स में, जब हम कोई और चीजें पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, एलिवेटर कंसेप्ट लेके चलते हैं, हम थोड़ी सिंपल चीज फिर थोड़ा लेवल बढ़ाए, फिर ऐसे ऐसे लेवल बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, हमने पहले परमुटेशन समझ लिया, अब कॉम्बिनेशन बहुत ईजी चीज है समझने के लिए। ठीक है, नाउ सपोज वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला मैंने आपको आंसर बताया 12 उसको डिराइव करने वाले। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD, अब टेकिंग 2 एट अ टाइम, इफ वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस दीस विल बी, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 एट अ टाइम आपको लेना है। तो AB AC AD BC BD CD, अब देखो हियर AB एंड B आर द सेम कॉम्बिनेशन एज ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि अगर आप दो बंदे का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो A और B साथ में रहे या B और A, तो बात तो एक ही है ना, कपल तो A और B का ही बन रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, देखो कि कॉम्बिनेशन AB एंड B आर द सेम कॉम्बिनेशन एज ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो आपका यहाँ पे अरेंजमेंट है वो इररेलेवेंट है। आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। दिस इज व्हाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड BA CA DA CB DB DC। तो हमने कॉम्बिनेशन कितने बनाए, A के साथ B का, A के साथ C का, A के साथ D का, सिमिलरली B के साथ C का, B के साथ D का और C के साथ D का, तो काउंट करने पे आ गए। ठीक है, अब ये चीज में आपको कंफ्यूजन तब हो सकता है कि जब आप लोगों कि सर इनको मैच करने में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन छूट तो नहीं आ रहा, इसलिए हम ये कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लेके आए ताकि आपसे गलती हो ही ना। क्योंकि हमने क्या किया था, काउंटिंग टेक्निक से बच के फॉर्मूला के फॉर्म में लाने की कोशिश की, तो हम इसको ही फॉर्मूला के फॉर्म में ला रहे। तो आप सिंपल एग्जांपल में तो काउंट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे कितने पेयर बनना है, देयर आर 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो यानी कि 4C2 हो रहा है, इसको 6 आ रहा है। तो इस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा, मैं अभी चाहता हूँ बता सकता हूँ या आगे बताता हूँ। करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन इन द लिस्ट वी कैन अराइव एट 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस एज 2 objects in each combination can be rearranged in 2 different ways. Hence, the number of permutations कितनी हो जाएंगी, 4C2 into 2 factorial। क्यों? क्योंकि अगर अरेंजमेंट की बात करूं, AB और BA को अलग अलग ट्रीट करूं, तो हर कॉम्बिनेशन में कितने अंदर फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि AB या BA यानी कि 2 कॉम्बिनेशन हर में बनेंगे। अगर AC की बात करोगे तो AC और CA, तो मैंने इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया, तो ये परमुटेशंस हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजिंग सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन वेज। तो 4 ऑब्जेक्ट्स को 2 वेज में करना है, तो 4C2 into 2 factorial। On the other hand, the number of permutation of 4 different things taken 2 at a time will be 4P2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 4P2 और ये दोनों ही बराबर चीज आ रही है। तो इससे हमको क्या पता चला, थ्योरम निकाल दिया हमने कि भाई मेरा NPR जो होगा वो NCR into R फैक्टोरियल के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने इस चीज को रिवर्स करके यहाँ पर निकाल लिया है कि ऐसा करने पे ये वाली चीज हमको मिलेगी। और इसको सॉल्व अगर आप कर लो तो देखो NPR तो मेरे को पता है कितना होता है, N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल, और यहाँ पे R फैक्टोरियल और है, तो यहाँ नीचे अगर आ जाए तो ये होता है मेरा NCR। ठीक है, तो NCR मेरा थ्योरम के अकॉर्डिंग आएगा N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल। तो ये वाला जो हमारा केस था कि 12 लोग हैं हैंड से करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप बता सकते हो कितने बनेंगे, 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कैंसिल होकर क्या बचेगा, 12 into 11 by 2 दैट इज 6 into 11, 66 हैंड शेक्स के तरीके हमारे बन जाएंगे। अगर सब हैंड शेक कर रहे हैं एक दूसरे से, 12 लोग हैं तो 66 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 66 हैंड शेक्स होंगे। ठीक है, बैक टू अवर थ्योरम, ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। प्रूफ देख लेते हैं इसका। 11th का मैं आपको बता रहा हूँ, सोनली डिपेंड्स अपॉन योर टीचर कि वो दे रहा है आपको प्रूफ या नहीं दे रहा, लेकिन हम समझ लेते हैं एक बार। करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन ऑफ NCR वी हैव R फैक्टोरियल परमुटेशंस, यानी कि उनके R तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, बिकॉज R ऑब्जेक्ट्स इन एवरी कॉम्बिनेशंस कैन बी रीअरेंज्ड इन R वेज। जैसे कि पिछला वाला एग्जांपल समझो कि ऑब्जेक्ट्स कितने थे हमारे पिछले वाले एग्जांपल में, 4 ऑब्जेक्ट्स थे और 2 को हमको कपल बनाने थे सबके, तो हमने सेलेक्ट कैसे हम बनाते 4C2, और अगर अंदर ही आप उनका अरेंजमेंट देखते तो AB और BA, AC और CA, AD और DA, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, तो वही चीज को जनरलाइज में लिख दिया, बिकॉज R ऑब्जेक्ट्स इन एवरी कॉम्बिनेशन कैन बी रीअरेंज्ड इन R फैक्टोरियल वेज। Hence the total number of permutation of n different things taken R at a time is NCR into R factorial. On the other hand, it is NPR.
यानी कि बात हमारी वही हो गई कि अगर आपको n डिफरेंट थिंग्स को r डिफरेंट वेज में अरेंज करना है तो क्या होगा, फॉर्मूला NPR होगा। और अगर आपको अरेंजमेंट हटाना है उससे कि आपका अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, बाय r फैक्टोरियल कर दोगे। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया कि NCR का अगर मैं r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट इज नथिंग एल्स बट NPR। यही चीज को हम बार बार इसके साथ खेलना चाह रहे हैं। अगर आपको अब समझ में आ गया होगा तो इट इज वेल एंड गुड। नहीं आता है तो आप फॉर्मूला ही रट्टा मान लो, क्योंकि आंसर निकालना है आपको मैथ्स में, कोई आपसे पूछेगा नहीं। नेक्स्ट, दस NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल वेयर r 0 से n के बीच में होगा। तो ये हो गया हमारा भाई प्रूफ। अब हम देख लेते हैं कुछ रिमार्क्स और फिर इसके कर लेंगे कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। तो रिमार्क्स यानी कि दीज आर योर इंपॉर्टेंट नोट्स, इनको आपको ध्यान में रखना। फ्रॉम अबव हमको समझ में आ गई NPR किसके बराबर होगा, NCR इंटू आर फैक्टोरियल। तो NCR को उल्टा करके लिख सकते हैं, जो मैंने आपको आगे पहले बता ही दिया कि क्या होगा NCR, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इन पर्टिकुलर इफ r इज इक्वल टू n आप कर दोगे तो क्या होगा, नीचे 0 फैक्टोरियल बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, यानी कि 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल पे क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1। नाउ वी डिफाइन NC0। अगर NC0 की बात होगी तो क्या होगा, NC0 अगर आप निकालना चाहोगे तो n ऊपर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल अगेन 1 आ जाएगा। तो देखो ये दिखा क्या रहा है, लेकिन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन नथिंग एट ऑल इज कंसिडर्ड टू बी 1। तो कुछ चीजें हैं वैसी पड़ी हुई हैं, हम कुछ भी ना उनका सेलेक्ट कर रहे हैं ना उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी एक ही तरीके से हो सकता है कि चीजें वहां पे पड़ी हुई हैं। काउंटिंग कॉम्बिनेशन इज merely काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आर सेलेक्टेड। तो अब कॉम्बिनेशन से आप समझ पा रहे हो कि सेलेक्ट करने का तरीका है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे, सपोज ये पेन है मेरा, यहाँ पे मैंने रख दिया, ये रखा हुआ है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको उठा भी नहीं रहा हूँ, तो ये भी एक तरीका ही हो गया कि ये जैसा पड़ा है सिलेक्शन का तरीका ये हो गया कि जैसा पड़ा है मैंने इसको वैसा ही रहने दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ काउंटिंग द कॉम्बिनेशन नंबर। तो इस केस में क्या होगा, NC0 के केस में 1 हमारा आएगा, जो हम वर्बली भी समझ पा रहे हैं और हमारा फॉर्मूला भी निकाल कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि काउंटिंग कॉम्बिनेशन इज merely काउंटिंग क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम कैन बी सेलेक्टेड। तो सेलेक्टिंग नथिंग एट ऑल मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेम एज लीविंग बिहाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड वी नो दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग सो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। आप वर्बली और फॉर्मूला के थ्रू दोनों करोगे तो आपको क्लियरिटी उतनी ज्यादा आएगी, आप प्रॉब्लम्स में अटकोगे नहीं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी रीजनिंग वगैरह तेज होती है। अगर अरेंजमेंट वगैरह सीख गया वर्बली और उसको फिर वर्बली से फॉर्मूला के फॉर्म में आप लिखना सीख गए तो ये सब प्रॉब्लम्स इजिली आपसे बन जाएंगी और इनका बहुत यूज है। जब हम आगे 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, 11 में ही पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें बहुत काम आएंगी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में। दिस वे वी डिफाइन NC0 is equal to 1. Now as n factorial by 0 factorial into n minus is equal to 0, 0 factorial is equal to 1, then NC0 is the formula. NCR is equal to n factorial by r factorial minus n minus is applicable for r is equal to 0 also. तो आप देख सकते हो कि r को 0 डालने पे भी हमको कुछ ना कुछ डेफिनेट मिल रहा है आंसर में, यानी कि यहाँ वाला जो हमने डिफाइन किया उसमें हम बराबर भी कर देंगे फॉर्मूला में 0 के, तो भी वो फॉर्मूला वेल डिफाइंड है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, इफ ये कि NCn माइनस आर किसके बराबर आ रहा है, देखो तो NCn माइनस आर बराबर आएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व अगर आप कर लोगे तो NCn कैंसिल और n माइनस आर दैट इज NCR आ जाता है। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखते हैं क्या निकालना है, NCn माइनस आर। तो ये चीज हमको निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला हम पढ़ के आए हुए हैं कि NCR का अगर जनरलाइज फॉर्मूला में लिखूं, यहाँ जनरलाइज्ड फॉर्मूला तो क्या है मेरे को पता है, अच्छे से रट के आया हूं मैं अभी। क्या होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब भाई ने क्या कह दिया, भाई का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आया कि NCn माइनस आर निकालना है, तो फिर से जो है जैसा है वैसा पुट कर देंगे। n फैक्टोरियल जो मैंने रटा है n माइनस आर फैक्टोरियल था, तो r की जगह ये है, तो r की जगह वही लिख दूंगा मैं n माइनस आर फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल रहता था यानी कि r की जगह n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको क्या करो, ऑब्जर्व करो, इस चीज को सॉल्व करोगे तो n से n तो उड़ जाएगा, n से n उड़ जाएगा और r ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा, r फैक्टोरियल इंटू
n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन ये ध्यान से देखो, नीचे भी तो वही लिखा हुआ है n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS, अगर मैं इस चीज को बोलूं ऊपर वाले को, LHS 1 इज इक्वल टू RHS इसको बोल दूं मैं, या फिर इक्वेशन 2, तो इसके बराबर है। तो यही तो हमारा थ्योरम कह रहा है कि NCn माइनस आर इज इक्वल टू NCn माइनस आर इज इक्वल टू NCr के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लो इसको, अगर मेरे को 12 हैंडशेक्स हो रहे थे, ठीक है, और R को मैं 2 यहाँ पे फिट कर दूं, R को मैं 2 फिट कर दूं, यानी कि 12CR, 12 लोग क्या कर रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, तब हमारा कॉम्बिनेशन हमको निकालना था। और अगर इस चीज में मैं n माइनस आर निकालूंगा तो कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा C और 12। तो ये उसी चीज के बराबर है जब वो लोग हैंडशेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग हम काउंट कर रहे हैं जो हैंडशेक नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये चीज। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा तो हम इस चीज को और अच्छे से डिफाइन करके बता पाएंगे कि ये क्यों दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं। लेकिन आप कभी कॉन्ट्राडिक्टरी समझो कि दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी कि n माइनस आर और r सेलेक्ट करने के वेज दोनों ही सेम होंगे हमारे। ठीक है, अभी प्रॉब्लम में हम उस चीज को अच्छे से डील भी करेंगे। एक प्रॉब्लम है, उसमें ये वाला कंसेप्ट जो आपका है ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, जो मैं बता रहा था देखो वही चीज, दैट इज सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज सेम एज रिजेक्टिंग n माइनस r ऑब्जेक्ट्स। यानी कि या तो आप n मतलब कितने आपके r ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से सेलेक्ट कर लो, सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 इज सेम एज रिजेक्टिंग n माइनस r ऑब्जेक्ट्स। तो हैंडशेक वाले में क्या हो रहा था, 12 में से हम 2 लोग को 12C2 कर रहे थे कि 2 लोग को सेलेक्ट कर रहे थे हैंडशेक के लिए। तो अगर ये वाले कॉम्बिनेशन का उल्टा बना है कि हैंडशेक होना ही नहीं, तो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन हम हटा देंगे जिनमें हैंडशेक हम पॉसिबल ही नहीं करा रहे हैं, तो वो क्या कितने हो जाएंगे, 10 बचे हुए, यानी कि 12C10। इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा था कि इट इज सेम एज रिजेक्टिंग n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स। तो आप रिजेक्ट अगर कर दोगे उतने कॉम्बिनेशन को तो वो भी एक इक्वल के बराबर आएगा। अभी और एक प्रॉब्लम आएगा, उसमें हम इस चीज को और क्लियरली डिफाइन करेंगे। नाउ इफ NC इज इक्वल टू NCB, तो क्या होगा, A और B को इक्वल होना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू A प्लस B, ये दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। ये भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में करेंगे। नाउ एक और थ्योरम पढ़ लेते हैं, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है, इस चीज को भी हम कर लेंगे, प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए क्या है, NCR आप सिंपली लिख दो और NCR माइनस 1 लिख दो। अब इस चीज को मैं एक नए पेज में सॉल्व कर लेता हूँ कि यहाँ पर हॉच पॉच हो गया है पूरा। ठीक है, तो मेरे को क्या प्रूफ करना है, LHS में देख लेता हूँ, NCR LHS में है मेरा NCR प्लस क्या है, NCR माइनस 1, NCR माइनस 1, और RHS में है मेरा, दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, n प्लस 1 CR। तो n प्लस 1 CR। ठीक है, LHS सॉल्व करते हैं। तो देखो NCR लिखने का तरीका सीख चुके हैं हम, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, NCR माइनस 1, तो n फैक्टोरियल इधर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे ही इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, उसको निकालेंगे, उसी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r माइनस 1 यानी कि प्लस 1, n माइनस r प्लस 1, अगर आप समझ पा रहे हो, n माइनस r यहाँ पे प्लस 1 खुल जाएगा फैक्टोरियल, और ये मेरा क्या बन जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है, n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे है r फैक्टोरियल। तो अगर अब आप इस चीज का LCM लोगे तो देखो कॉमन क्या क्या आएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो प्लस 1 फैक्टोरियल है यहाँ पे, यानी कि एक हमारा इस वाली क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो इसमें क्या आएगा, एक आगे का टर्म है और इसमें एक आगे का टर्म वाला कम है। यानी कि इस चीज को अगर मैं
लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे क्या है, एक पीछे का कम है, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है n माइनस आर। तो आप देख पा रहे हो कि n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पे, n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर, और इसको मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लूँ, और यहाँ पे देखो r माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो कुछ चीजें कॉमन है और कुछ नहीं है बैक में। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें कॉमन है और कुछ यहाँ पर नहीं है। तो जब आप इस चीज को रीअरेंज करोगे तो नीचे क्या बनेगा आपका n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, और ऊपर आपका क्या बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो उस चीज को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR। ठीक है, इस चीज को रीअरेंज करना आप, मैंने बता दिया, यहाँ तक का हिंट यही था कि अब आप इस चीज में देख सकते हो कि n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि कॉमन अगर आप निकालो n फैक्टोरियल, और नीचे क्या निकाल लेना कॉमन, n माइनस आर फैक्टोरियल को। ठीक है, और एक चीज क्या कॉमन निकल के आ जाएगी आपके यहाँ पे, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी, r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इस चीज को अंदर सॉल्व कर लेना जो जो बचे, तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट यही मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट ये काम आएगा हमारे आगे, इसलिए अभी प्रूफ कर लिया है। तरीका आपका यही है, अब इस चीज को अरेंज कर लेना, सिंपल ही चीजें लिखी हुई हैं, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है इफ NC9 is equal to NC8 then find NC17। तो हमको क्या है, NC8 is equal to NC9 is equal to NC8 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो NC9 को क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल, n माइनस 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। NC8 को क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल, n माइनस 8 फैक्टोरियल और क्या लिखोगे 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n से n आपका हो जाएगा कैंसिल। अब n माइनस 9 यानी कि एक और छोटा है ये, और इसमें n माइनस 8 बड़ा है, तो n माइनस 8 क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पे, और n माइनस 9 छोटी है, तो n माइनस 9 तक हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को अगर मैं लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे 8 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। तो देखो n माइनस 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ 9 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 9 बस बचेगा आपका। तो नीचे मेरा क्या बचा, 9 बस, और यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 8 बचा है। ठीक है, और 1, तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, दैट इज n इज इक्वल टू 17 आ जाएगा आपका। अब क्या है, फाइंड क्या करना है, NC17, तो 17C17 1 विल बी योर आंसर। तो इसको आप एक ऐसे तरीके से समझ सकते हो कि आपका जो मैंने आपको बताया था कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 17 आ रहा है, तो 17C9 इज इक्वल टू NC8। तो सेलेक्टिंग 9 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 17 इज सेम वे ऑफ रिजेक्टिंग 9 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 17। समझ में आ रहा होगा आपको, हैंड 6 वाले में कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे क्लियर है कि अगर हमारे पास 17 में से 8 स्पेस हैं सेलेक्ट करने की, सिलेक्शन बस काउंट हो रहा है, तो इट इज द सेम वे ऑफ रिजेक्टिंग 9 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 8। समझ में आ रहा है आपको, दोनों का इसलिए आंसर सेम आ रहा था वहां पे। अब हमको प्रॉब्लम के थ्रू इजीली समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब हमको क्या करना है, कमेटी वाला प्रॉब्लम है कि कमेटी बनाना 3 पर्सन की, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। तो 2 men है आपके और 3 क्या है, वुमेन है। In how many ways can be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? तो देखो, अपने को पता है यहाँ पे order does not matter, तो we need to count combination, हमको सिर्फ combination count करना है। So there will be as many as committees as their combination of 5 different persons taken 3 at a time। ऑर्डर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5C3, क्योंकि हमको कमेटी 3 लोगों की बनानी है और हमारे पास चॉइस कितनी, 5, तो 5C3 यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज 4 इंटू 5/2, दैट इज 10 वेज। अब आप इसको मैं एक चीज और बताता हूँ, हमने जो परमुटेशन वाला सीखा था याद करो, उसमें क्या किया था, ऑफ अ सेम काइंड वाला हमने पढ़ा था, और उसमें क्या किया था, हमने बोला था कि n फैक्टोरियल बाय P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल कर देंगे। तो देखो यही चीज कॉम्बिनेशन है, इसने क्या किया, ऑर्डर वाली जो चीज थी उसको हटा दिया, उसको हटाने के लिए क्या किया, कॉम्बिनेशन वाला मेथड। आप इस मेथड से भी सॉल्व करते हो, क्या आता, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग की कमेटी कैसे बनेगी, 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से अगर 5 स्पेसेस आपको फिल करनी, लेकिन उसमें से क्या है, 2 सेम टाइप के हैं और 3
सेम टाइप के, तो इस तरीके से। लेकिन ये समझने में आसान नहीं था। और अरेंजमेंट इसमें क्या हो रहा था, पांचों लोग का हो रहा था कि 5 स्पेस है हमारे पास, 5 ही कमेटी बन रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको सिर्फ 3 लोग की कमेटी बनानी, इसलिए हमको कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ा। समझ में आया? नहीं तो इस चीज को आप, ये जो वाली चीज अगर आप करते हो तो इसमें आप क्या समझते कि मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 बॉक्सेस में अरेंज किया, दैट इज 5 P5 जो हम करते थे 5 फैक्टोरियल आ जाता है। फिर क्या है उसमें सिमिलर काइंड के, तो हमने 2 और 3 तरीके से हटा दिया। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन का पूरा कहानी पढ़ी कि क्यों हमको कॉम्बिनेशन की जरूरत है। तो अब इजिली हमको समझ में आ गई 5C3 करके हम कमेटी बना सकते हैं। नाउ अब क्या है, इन हाउ मेनी वेज दिस कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो देखो नाउ 1 मैन कैन बी सेलेक्टेड, अगर हमको ऐसी कमेटी होना है जिसमें 1 आदमी हो 2 औरतें हो, तो मैन को सेलेक्ट करने की क्या वेज है, 2C1, 2 में से 1 मैन सेलेक्ट कर लो। और वुमेन को सेलेक्ट करने की क्या है, 3C2, क्योंकि 2 स्पेस में 3 वुमेन बनना है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 2C1 इंटू 3C2। 2C1 आप सॉल्व कर लोगे फैक्टोरियल से, आ जाएगा आपका 2, और 3C2 को सॉल्व कर लोगे तो 3 आ जाएगा, दैट इज 6 विल बी योर आंसर। नाउ एक जो सबसे अच्छा प्रॉब्लम इसमें बनता है वो कार्ड्स वाला बनता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये कार्ड्स वाला इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसमें समझने के लिए आपको बेसिक चीज याद होनी चाहिए कि 52 कार्ड्स होते हैं हमारे, और 4 जो फेस कार्ड्स होते हैं वो किंग, क्वीन और जेकब्स होता है, उसको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो ऐसे 12 कार्ड्स होंगे आपके, 4 तरीके की पत्तियां होती हैं वहां पे, जैसे एक डायमंड होता है आपका, एक हार्ट होता है, एक को स्पेड शायद बोलते हैं, ऐसे 4 हमारे होते हैं। प्रॉब्लम में आपको मिल जाएंगे, उनके नेम डजंट मैटर, बस आपको ये याद रखना कि 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें 4 किंग होंगे आपके, 4 आपकी क्वीन होगी और 4 आपके जेकब्स होते हैं, ठीक है। और एज भी होते हैं आपके, 4 होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, लेकिन मेनली जो फेस कार्ड्स होते हैं वो किंग, क्वीन और जेकब के होते हैं। तो वो कितने होते हैं, 4 4 4 और 12 फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम में यूज होगा। और 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, जिसमें 2 आपको 13 के 2 सेट आपको मिलेंगे रेड वाले कलर में, और 13 के 2 सेट आपको मिलेंगे ब्लैक वाले कलर में, ठीक है। तो देखते हैं अब हम प्रॉब्लम ये नॉलेज होना चाहिए था आपको, तब आप प्रॉब्लम से डील कर पाते, इसलिए पहले मैंने आपको कार्ड्स के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अच्छी सी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर ले रहे हैं, द टफेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? तो हमको 4 कार्ड्स बस चूज करना है बॉस, फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड। हमको समझ में आ रहा है कि 52C4 हमको ऐसा कुछ करना होगा। इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो जो पहला आपका है क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक एक करके डील करेंगे नाउ। तो पहले प्रॉब्लम हम समझ गए भाई, 52 कार्ड का जो होता है वो पैक होता है, पैक बोलते हैं उसको, पैक ऑफ कार्ड्स। उसमें से हमको 4 कार्ड उठाने हैं, और पहले क्या है, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट का मतलब है कि सेम कलर, सेम प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया कि 13 के 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, 13, ठीक है। तो 1 to 9 तो आपके नंबर्स होते हैं, 3 आपके फेस कार्ड्स होते हैं ईच में, किंग, क्वीन और जेकब्स, और एक आपका एस, जिसको बोलते हैं हुकुम का इक्का शायद, ठीक है, वो आपका एस होता है। तो अब क्या बोल रहा है भाई कि पहला बनाओ हमारा जिसमें 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, सेम सूट मतलब एक काइंड के, ठीक है। सो देयर विल बी एज मेनी वेज ऑफ चूजिंग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारी कोई प्रॉब्लम्स आएगी, हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ड्स हो, लेटर्स हो, कुछ पहले सबसे पहले सारे कॉम्बिनेशन निकाल। नाउ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स, there are combinations of 52 things taken 4 at a time, therefore the required number of ways कितनी हो जाएंगी, ये टोटल वेज आ गई 52C4। तो 52C4 को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 52 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल C4 का, और 52 - 4 दैट इज 48 फैक्टोरियल। तो इसको भी सॉल्व कर लोगे, 48 वाला हटा दो तो ऊपर क्या बचेगा, 49, 50, 51, 52, और नीचे 4 फैक्टोरियल 2, 3, 4 सॉल्व करोगे तो इतने तरीके आ जाएंगे आपके। अब अप्रॉक्स 2,17,725 वेज से आप 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो 52 कॉम्बिनेशन। लेकिन दिस इज नॉट ऑफ अवर इंटरेस्ट, हमको इन 4 को, इन 5 चीजें क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, लेकिन इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही निकलवा दी। तो देखो पहला प्रॉब्लम करते हैं, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, यानी कि एक काइंड के आपके कितने कार्ड्स हैं उनको चूज करना है, हमको अरेंजमेंट निकालना है। तो देखो हमको पता है कि देयर आर 4 सूट्स, सूट्स मतलब ऑफ अ सेम काइंड, ठीक है, सिमिलर काइंड
को हम क्या बोलते हैं, सूट। तो डायमंड, क्लब, स्पेड, 4 टाइप के हमारे पास सूट्स अवेलेबल एंड देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट। तो हमको क्या करना है, अब सेलेक्ट करना है कार्ड्स, दैट इज 4 कार्ड्स दैट आर ऑफ सेम सूट। तो कैसे हम कर सकते हैं, देखो 13 के 4 सूट है हमारे पास, तो अगर हमको ऐसे 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं ऑफ द सिमिलर सूट, सो वी हैव 13C4 ways of choosing 4 diamonds। अगर मैं सिर्फ डायमंड की बात करूं तो कितने तरीके हैं मेरे पास चूज करने के, 13C4 इन द सेम मैनर क्लब के और स्पेड के और हार्ट के भी हमारे पास इतने ही तरीके हैं चूज करने के, 4 कार्ड्स दैट आर ऑफ सेम सूट और आर ऑफ सिमिलर काइंड। तो अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने तो आई विल डू, आई विल सिंपली ऐड दीज 4 वेज, दैट इज 13C4, 13C4, 13C4। तो मैंने चारों को ऐड कर दिया और सॉल्व कर लूंगा मैं, दैट इज 4 इंटू 13C4 को क्या करोगे 13/4 फैक्टोरियल और C4 यानी कि 9 फैक्टोरियल। तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 और ये 4 फैक्टोरियल से 4 कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस चीज को आप सॉल्व कर लोगे तो 2860 तरीके से आप 4 कार्ड्स ऑफ सिमिलर काइंड निकाल सकते हो। I hope it is clear to you all. Now next problem. There are 13 cards in each suite. अब हमको क्या निकालना है, 4 cards belong to 4 different suits। मतलब अब क्या करना है, हमको 4 cards निकालना है that belongs to 4 different suits। तो पहले हमने क्या किया, 4 cards निकालने जो एक ही सूट के हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, हमको पता 13 कार्ड है एक सूट के, तो अगर सिर्फ डायमंड के निकालने हैं सेम सूट के 4 कार्ड तो 13C4, स्पेड के तो भी 13C4, डायमंड के हार्ट के तो भी 13C4 और एक अपना क्या बचता है क्लब के तो 13C4, तो हमने ऐड कर दिया था। अब क्या करना है, हमको 4 कार्ड तो निकालने हैं लेकिन चारों आपके डिफरेंट सूट के होने चाहिए, यानी कि चारों डिफरेंट काइंड के होने चाहिए। पहले तो चारों सेम काइंड के थे लेकिन अब चारों क्या हैं, डिफरेंट काइंड के होने चाहिए। तो देखो अगर एक मैं निकाल लूंगा डायमंड का तो दूसरा क्लब का होना चाहिए, तीसरा स्पेड का और चौथा हार्ट का। तो वेरी सिंपल, अब हमको क्या करना है, सिर्फ 13C1 मतलब एक तो हम डायमंड का उठा लेंगे, एक क्लब का उठा लेंगे 13C1 अगेन, एक क्लब का तो 13C1 अगेन, एक स्पेड का तो 13C1 और एक लास्ट वाला हार्ट का 13C1। सो देयरफॉर सिंस देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सूट, देयर आर 13C1 ways of choosing 1 card from 13 cards of diamond, 13C1 ways of choosing 1 card from 13 cards of hearts, 13C1 ways of choosing 1 card from 13 cards of clubs and 13C1 ways of choosing 1 card from 13 cards of spades। Hence by multiplication principle क्या होगा, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम इवेंट अगर करेगी 4 कार्ड्स आपको एक के बाद उठाना है। इस केस में क्या था, हमको सिर्फ 4 कार्ड्स उठाने ऑफ द सेम काइंड, तो इवेंट अलग अलग कर रही थी, ठीक है, इसलिए ऐड हो रहा था। तो ये नोट बना के आप लोग लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। पहला क्या कि इफ इवेंट्स आर अकरिंग इंडिपेंडेंटली, जो पहला वाला केस था कि हमको 4 कार्ड्स निकालने हैं ऑफ द सेम सूट, देन कॉम्बिनेशंस विल बी एडेड। तो उस केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशंस ऐड हो जाएंगे, जो हमारा क्या था सिमिलर टू पार्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम में जो हमने किया कि इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंटली अकर कर रही थी कि 13 में से 4 सेम काइंड के निकालोगे, तो अगर डायमंड की बात करोगे तो 13C4, क्लब की बात करोगे 13C4, इसलिए वो क्या हो रहे थे हमारे ऐड। लेकिन नोट नंबर 2, इफ इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अकर कर रही, देन उस केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशंस विल बी मल्टीप्लाइड। राइटिंग मत जाना इसलिए मैंने डिक्टेट कर दिया कि अगर इवेंट्स आपकी एक साथ अकर कर रही, दे आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, देन कॉम्बिनेशंस विल बी मल्टीप्लाइड। और ये किसके सिमिलर होगा, सिमिलर टू पार्ट नंबर 2। तो इसमें क्या किया हमने, एक साथ अकर कर रहे हैं क्योंकि 4 डब्बे हैं हमारे पास, स्पेसेस हैं और हमको 4 कार्ड चाहिए अलग अलग सूट के, तो 13C1 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 मल्टीप्लाई।
सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 13 टू द पावर ऑफ 4। क्यों आ जाएगा? एक का सॉल्व कर लो 13 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल 13 आएगा। 13 सी मान 4 टाइम्स है तो 13 द पावर ऑफ 4 विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। आर फेस कार्ड, तो फेस कार्ड इसलिए मैंने वो आपको इमेज लगा के बताई थी कि फेस कार्ड आप समझ जाओ। तो 12 फेस कार्ड होते हैं भाई। क्यों? क्योंकि 3 हम काउंट करते हैं फेस कार्ड, किंग क्वीन और जेकब को। तो 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं, एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। 4 3 से 12 हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज 4 कार्ड्स, अब उनमें से 4 उठाना है तो सिंपल है, 12 C4 से हम निकाल लेंगे आपके। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 12 C4। सॉल्व कर लो 12 फैक्टोरियल बाय 4 factorial into 8 factorial, that is 495 will be your answer. Now the next question, क्या है भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका? नेक्स्ट है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 52 कार्ड्स होते हैं, आधे उसमें रेड होंगे आधे होंगे ब्लैक। तो भाई 26 होंगे आपके रेड और 26 होंगे आपके ब्लैक। ठीक है, तो रेड कार्ड्स हमको निकालना है 2 और 2 निकालना है ब्लैक कार्ड्स। तो सिंपल है भाई, 26 में से अगर 2 उठाना है अपने को तो वो होंगे रेड, और 26 में से हमको 2 उठाना है तो वो होंगे ब्लैक। और इनटू करेंगे हम, क्यों? क्योंकि एक साथ ही इवेंट अकर करेगी, 2 जगह भरेंगे फिर 2 जगह भरेंगे, अलग अलग नहीं कर रहे। नाउ कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, तो ऑफ द सेम कलर बोल रहे हैं तो देखो क्या होगा। अब ये प्लस वाली कहानी आ जाएगी हमारी, ये वाला देखो, ये मैंने आपको बता दिया 12C2। अब क्या है बोल रहा है 4 रेड कार्ड आउट ऑफ, अब ऑफ द सेम कलर होंगे तो हमको ऐसा करना है कि 26 में से 4 कार्ड उठाने, क्योंकि सेम कलर बोल रहा है तो रेड वाला का केस निकालोगे तो क्या होंगे 26C4, या फिर ब्लैक वाले का केस निकालोगे तो फिर क्या होंगे 26C4। लेकिन अब इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर 4 रेड आएंगे आपके तो 4 ब्लैक नहीं आ सकते। तो इनको क्या करोगे, ऐड करोगे फॉर टोटल कॉम्बिनेशन, तो ऐड करके आंसर निकाल लोगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। टफेस्ट प्रॉब्लम था भाई, ये आपसे बन जा रहा है, आपको सारी कहानी कॉम्बिनेशंस की क्लियर है। सो इन समरी, कॉम्बिनेशंस डील्स विद सिलेक्शन ओनली एंड देयर फॉर्मूला एंश्योर्स क्लैरिटी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द सिलेक्शन एंड चॉइसेस। सो विद दिस आई कंक्लूड अवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11। अब अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ने तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।